सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पोर्शन। सबसे पहले मैंने चैप्टर चूज़ किया है एनएलएम, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो, अगर किसी के साथ थीटा होना तो वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस थीटा। देखो, अगर थीटा के साथ वाला एंगल हो ना, क्या बोला मैंने, थीटा के साथ वाला एंगल हो तो उसको हम लेके चलते हैं ए कोस थीटा। बट अगर वो एंगल थीटा के साथ वाला एंगल नहीं हो तो उसको हम लेके चलते हैं ए साइन थीटा। ये हमने वेक्टर कंपोनेंट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। बताओ, हमने 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू आती है, टेन थीटा। नॉर्मल, आप ये मत सोचना कि इतना इजी क्यों बता रहे, यही छोटी छोटी बात इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा फोर्स की थ्योरी के बारे में। फोर्स की थ्योरी के बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल, ए सबसे पहले आता है। तो एरिस्टोटल भाई साहब आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक आइडिया दिया कि एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। समझ में आया क्या बोला, एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। अब न्यूटन भाई साहब उनके बाद में आए तो उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। समझ में आया, क्या कर दिया उसने, डिसअप्रूव कर दिया। फिर आए हमारे गैलीलियो बाबा। गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है विच रजिस्ट टू चेंज। क्या है, एक प्रॉपर्टी है विच रजिस्ट टू चेंज। और अगर हम इनर्शिया की और दूसरी डेफिनेशन देखें तो इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। क्या कहा, इनर्शिया क्या है कि कोई बॉडी जब तक खुद चेंज नहीं होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड ना हो। समझ में आया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, सपोज करो कि आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, आपकी बॉडी किस में है, मोशन में है, बस के रिस्पेक्ट में मोशन में है। अगर बस ने एकदम ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आपने देखा होगा कि आप कैसे फॉल करते हो, आप आगे की तरफ आपके झटका लगता है ना। वो क्यों लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लगता है। क्यों क्यों आपकी ऊपर वाली बॉडी पे लगता है, मतलब पूरी वाली बॉडी क्या है, मतलब देखो समझो इसको, जब बस मूव कर रही है आपकी बॉडी भी मोशन में है, बट जब बस ने अपना फोर्स अप्लाई किया आपका जो लेग वाला हिस्सा वो तो अभी भी मोशन में है, बट जो आपके ऊपर वाला पार्ट है, ट्रंक वाला पार्ट है, वो एकदम रेस्ट में आ गया, उसकी वजह से आपको एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक हॉर्स राइडर पीछे चला जाता है जब एकदम से हॉर्स स्टार्ट द रनिंग, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर बॉडी एट रेस्ट। उसकी अपर बॉडी तो रेस्ट में ही है, वो तो बैठी है। देखो, अब वो नॉर्मल बैठा है तो उसकी बॉडी तो रेस्ट में है, एकदम झटाके से जब हॉर्स ने रन किया तो उसका बॉडी एकदम से मोशन में आ गई, तो उसको एक फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, एक और फेमस क्वेश्चन है कि एक बॉय है सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट विच इज जस्ट स्टॉप द रेलवे स्टेशन, ड्रॉप एन एप्पल एमिंग टू ओपन द हैंड। तो ये बताओ कि एप्पल किधर फॉल होगा। सबसे पहले तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन सेम,
ऐसा नहीं है कि ट्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट, नहीं, जिधर ट्रेन की डायरेक्शन है उधर ही फोर्स अप्लाई होगा, बट स्लाइटली अवे फ्रॉम द हेड। क्यों? क्योंकि एकदम से ट्रेन रुकी तो उसकी बॉडी आगे रह गई, ठीक है। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास सेम, इनर्शिया सेम। इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, याद रखना आप ये बात। अब एक एग्जांपल है, एक पैसेंजर गेटिंग फ्रॉम द मूविंग बस फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि पूरी उसकी बॉडी मोशन में है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? चेंज एक फिजिकल कोज है, दैट चेंज और मे टेंड टू चेंज, या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या है? mlt-2। एक न्यूटन 10⁵ के बराबर होता है। एक न्यूटन 10⁵ के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ के बराबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अलग अलग लॉज हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में हम आराम से पढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो बाबा ने दिया था। क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब एक बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी और जब तक मोशन में चलती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्वायर ना हो, लगे ना। समझना बात को, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। क्यों? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स 0 तो मास भी, एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। रट्टाफिकेशन वाली बात समझे आप? कोई भी है इसमें? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, वही बात है। अब एक बात समझना, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल इज 0, then and only then the particle remain unaccelerated, मतलब कि remain at rest। फोर्स लग रहा है बट सभी फोर्स का जो नेट एक्सटर्नल है वो है 0। उस टाइम पे बॉडी क्या रहेगी? अनएक्सेलरेटेड रहेगी। इतना समझ में आया? ठीक है। और कुछ भी अब इस याद रखना कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स किसने दिया था? न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने। रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये दिया मिले कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट से मूव कर रहा है तो फोर्स उस पर 0 होगा। सेम मास सेम इनर्शिया। सॉरी, जब रेस्ट पे हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उस पे जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। इतना समझ में आया? ठीक है। फ्री फॉल में कितना होगा? फ्री फॉल में भी 0 होगा फोर्स। ठीक है, इतना समझ में हमें आ गया अच्छी तरीके से। अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, सपोज करो कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है अपने वेलोसिटी पे, 3 फोर्स लग रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बतानी है। अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये पी, ये डी मिलेगी आपको पेपर में, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है एंड ये आर वेक्टर है। अगर सारे ये इधर हो तो ये नेट 0 हो जाएगा, बट इसमें वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़े से इजी लॉ की तरफ मूव करते हैं।
इजी लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? एक फोर्स इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज के बीच में क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन है। फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। फोर्स एक सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, एक साथ लगता है, मतलब कि अगर आपने एक्शन किया तो उसी के साथ साथ आपको वापस रिएक्शन भी मिलेगा। थर्ड लॉ क्या करेगा? क्रिएट करेगा फोर्स की। किधर? क्रिएशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ में फिजिकल इंडिपेंडेंस, इसमें क्रिएशन। ये बात याद रखना कि जो नॉर्मल है और mg है वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है भला? एक ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है? होना चाहिए, सही बात है। बट अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा तो वो एक सिंगल बॉडी पे लग रहा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कंडीशन क्या है? कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। समझ में आया? डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होना चाहिए। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है हमारा? अब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं, फिर हमारे आ जाएंगे हम इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ, विच इज़ न्यूटन सेकंड लॉ। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। आप एक बात हैरानी होगी आपको सुन के। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशन है ना, फोर्स इज इक्वल टू gm1m2/r²। स्मॉल मासेस के लिए नेगलेक्ट हो जाता है, सिर्फ ओनली प्रैक्टिकल इफ मास इज यूज लाइक प्लैनेट एंड स्टार। बात है ग्रेविटी, मतलब बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटी लगती है तो उसकी वजह से वो बड़े बड़े वैलिड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या क्या आएगी? देखो आप, टेंशन आएगी, नॉर्मल आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, यहाँ तक कि फ्रिक्शन भी इसके अंदर आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग बात है, फोर्स का अलग बात है, नॉर्मल फ्रिक्शन इसमें क्यों आ रहा है? पर ये इसमें आ रहा है, याद रखना आप ये बात, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर कौन सा आएगा? टेंशन आएगी, नॉर्मल आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, फ्रिक्शन आएगा, सब कुछ इसके अंदर आएगा। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा वीक फोर्स, जो कि किसके बीच में लगता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा, देखो इस चैप्टर में हम कौन से क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? जहाँ पे साइज बिल्कुल स्मॉल हो और जहाँ पे स्पीड नियर लाइट रिलेटिव फिजिक्स हो, वहाँ पे E = mc² याद करते हैं। और ये आप याद रखना, क्या व्हेन वी शेक हैंड, जब हम हैंड को शेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये ऐसे करके याद रख लो आप, ये याद रखना। न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नैग 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 नैग, नाग होती है ना, तो नैग नैग, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया? अरे बता दो, समझ में आ गया। स्टार्ट हो रहा है मोमेंटम। मोमेंटम बढ़ाओ, ठीक है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक टाइप का प्रोडक्ट है, किस किस के बीच में? मास और वेलोसिटी के बीच का एक प्रोडक्ट है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स भी एक टाइप का मोमेंटम है, बट वो एक चेंज इन मोमेंटम है इम्पल्स, मतलब mv2 - v1। इम्पल्स को हम और क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स। अब मैं आपको समझाती हूँ ये इम्पल्स इसने ऐसे क्यों बोला है। सबने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इम्पल्स है एक टाइप का, ये है, तो इम्पल्स क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू टाइम। समझ में आया? ठीक है, वही बात देर की है। अब इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? एक होता है इम्पल्सिव फोर्स, एक होता है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स झटपट से लगे, झटपट से खत्म। नॉन इम्पल्सिव ऐसे नहीं, इम्पल्सिव झटपट से लगे, झटपट से खत्म हो जाए। नॉन इम्पल्सिव में ऐसा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या
क्या है, एक टाइप का चेंज इन मोमेंटम को ही वो डिस्कस कर रहा है। फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। अरे समझ में आया? ठीक है, यहां से मैं बोलूं मोमेंटम निकालो तो आ जाएगा फोर्स इनटू टाइम। बताओ। ठीक है, इनर्शिया और इम्पल्स में कंफ्यूज मत होना। इनर्शिया प्रॉपर्टी है मास की, इम्पल्स एक टाइप का मोमेंटम ही है। ठीक है, अरे ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं कहूं अगर मास कांस्टेंट हो, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है। dp क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट हो तो m dv/dt। dv/dt क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कब वैलिड है? फोर्स इज इक्वल टू कब वैलिड है? जब मास कांस्टेंट होगा, ये तभी वैलिड है। फोर्स इज इक्वल टू तभी वैलिड होगा जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, अब अलग अलग डेफिनेशन से दे रखी है किसकी? फोर्स की। क्या बता रखा है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। कब? जब मास है कांस्टेंट। वही फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। कोई दुख दर्द समस्या? वही बात है। ठीक है, अब अलग अलग इक्वेशंस हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग इक्वेशंस के बारे में। अब ये याद रखना कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कोलिजन के बीच में, इस पे कौन सा लॉ वैलिड होगा? सिर्फ न्यूटन का सेकंड लॉ ही वैलिड होगा इस पे। अब कैलकुलेट करते, कैलकुलस। देखो देखो, आप समझना। जब मैं आपको ये कहूँ फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, ये होता है ना, ये किससे निकलता है? ये क्या है? स्लोप। SDM होता है ना। हमें फोर्स कैसे निकालेंगे? इसके स्लोप से। dp/dt के स्लोप से क्या निकलेगा? फोर्स। बट अगर हम मोमेंटम को ले तो F इज इक्वल टू dt। समझ में आया? ये मतलब मल्टीप्लाई में हो गया। अब F dt के इससे एरिया से निकलेगा हमारा मोमेंटम। मोमेंटम किससे निकलता है? एरिया से निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाती हूँ लिख के, एक वेट करना है। क्वेश्चन है 2021 का नीट का PYQ है, जिसमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है 12t प्लस 3t² एंड चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है। टाइम दे रखा है 1 से 3 सेकेंड के बीच में। फोर्स क्या होता है? dp/dt। ठीक है, फोर्स दे रखा है तो हमें dp निकालना है। तो dp क्या आ जाएगा? F dt, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन। अब कई बच्चों को इंटीग्रेशन में डाउट होता है, तो देखो कैसे निकालना है। 12t प्लस 3t² 0 से 1 से 3, क्योंकि ये पावर दे रखी है। अब एक पावर को ऐड कर दो, 12t²/2 प्लस 3t³ 3 से 3 कट जाएगा, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, अब ये आ गया 6t² प्लस का t³। अब इनकी पावर लिख लो, जो कितनी देर की थी? 1 से 3, इसकी 1 से 3। अब इसकी पावर लिखो, क्या पावर कितनी आ जाएगी? ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 27 माइनस 1 विच इज 74। ये समझ में आया? इंटीग्रेशन समझ में आया सबको? डिफरेंशिएशन सिंपल कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर ना मैंने कोई भी सपोज करो कि ये dp की वैल्यू ही दे रखी है 12t प्लस 3t², तो हमें इससे फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या आ जाएगा? dp/dt विच इज़ अ डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करती हैं? क्या देर का? 12t देर का है तो t को हटा दो, 12 प्लस ये आगे चला जाएगा तो 60 12 प्लस 60। समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है 6i माइनस 8j। ये 2014 का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है हमें 5 और हमसे मास पूछा है। फोर्स बराबर होता है तो मास किसके बराबर हो जाएगा?
बताओ, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फोर्स कैसे निकालेंगे? अगर वो आई और जे कैप के टर्म में दे रखा हो तो इनका सिंपल अंडर रूट करके निकालेंगे, स्क्वायर करके। याद रखना 3 4 का होता है 5, 6 8 का होता है 10, 3 4 का 5, 6 8 का 10, 5 12 का होता है 13, 7 24 का होता है 25। यह आ जाएगा डायरेक्ट 10, फोर्स 10, एक्सेलरेशन 5 विच इज द 2, मास इज 2 kg। समझ में आया? समझ में आया? इतना समझ में आया? जल्दी से क्विक रिकैप कर ले। ठीक है, सबसे पहले हमने अरिस्टोटल बाबा के बारे में पढ़ा। उन्होंने क्या कहा? फोर्स एक्सटर्नल चाहिए होता है मोशन में रखने के लिए। फिर आए हमारे गैलीलियो ने इनर्शिया दिया। इनर्शिया क्या है? रेजिस्ट टू चेंज। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अलग अलग है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन अलग अलग है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स जीरो कब होगा? इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो भी फोर्स जीरो होगा। फर्स्ट लॉ क्या देता है? फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ फोर्स देता है। थर्ड लॉ किस पे एक्ट करता है? डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। और याद रखना नॉर्मल और mg थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं वैलिड करते। क्यों? क्योंकि वो सेम बॉडी पे लग रहे हैं। फिर है हमने फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशनल सबसे वीक होता है, न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और जो हमारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर टेंशन आएगा और क्या आएगा? फ्रिक्शन। ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आते हैं। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स बराबर होता है dp/dt और माँ कब? मास कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। dp/dt के स्लोप से निकलेगा हमारा फोर्स, स्लोप से निकलेगा फोर्स। और अगर हमें निकालना हो मोमेंटम तो fdt के एरिया से क्या निकलेगा? हमारा मोमेंटम। ठीक है, उसके अंदर स्लोप, इसके अंदर मोमेंटम। समझ में आया? ठीक है, अब एक बार आप बॉल की इक्वेशन समझ लो। बॉल की इक्वेशन में क्या है? सिंपल आई तो mv, आके टकरा के वापस चले गए तो 2mv। अगर किसी थीटा एंगल पे आ रही है तो 2mv cos थीटा। क्या है? 2mv cos थीटा। देखो, अगर ये सिंपल आए तो mv cos थीटा, अगर ये टकरा के चली जा रही तो 2mv cos थीटा। याद रखना अगर दीवार के साथ हो, ये वाला एंगल दे रखा हो, ये वाला एंगल दे रखा हो तो क्या जाएगा? 2mv sin थीटा। पर इसमें ये वाला एंगल दे रखा तो यह आ जाएगा 2mv cos थीटा। समझ में आया? ठीक है, अब कुछ कॉमन डेफिनेशंस है फोर्स की, उसके बारे में आप देख लो। वेट क्या है? बताओ वेट क्या है? एक फोर्स है एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है। वेट बराबर होता है mg की। समझ में आए? ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर लगता है दो फोर्स के बीच में। टेंशन क्या है? जब फोर्स जो कोई स्ट्रिंग में लगेगा, केबल में, कोई रोप के अंदर जो फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो आप तब लगता है। अप थ्रस्ट या बाइट फोर्स किसके अंदर लगता है? फ्लूइड के अंदर लगता है। ठीक है, जैसे कि ये नीचे ग्रेविटी फोर्स लगाए तो वेट बराबर हो जाएगा mg के। टेंशन क्या होता है? एक पुल करेगा, एक ये तो अपनी तरफ, वो खुद अपनी तरफ जा रहा है, ये अपनी तरफ इसे ले जा रहा है तो अपोजिट लगेगा, सेम सेंस में लगेगा। ठीक है, अब टेंशन देखो, ये कहेगा टेंशन कहेगा तू ले ले मेरी, ये कहेगा तू टेंशन ले, ये कहेगा तू ले ले मेरी, ये कहेगा तू ले ले। ठीक है, ऐसे ये सेम है। इसमें क्या कर रहा है? ये टेंशन उसको दे रहा है, ऊपर वाले को ये टेंशन ले रहा है, ये वाला टेंशन उसको दे रहा है, अपोजिट बिल्कुल सेम सारे। क्योंकि टेंशन कोई पास नहीं रखेगा, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी। कौन टेंशन लेना चाहता है? वो दूसरा लेगा, वो दूसरा दे देगा, दूसरा लेगा, दूसरा दे देगा। ठीक है, अब है नॉर्मल फोर्स क्या है? चिपकने का फोर्स। अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो नॉर्मल बराबर हो जाएगी रिएक्शन और कॉन्टैक्ट के बीच में। अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो तो नॉर्मल बराबर नहीं होती रिएक्शन के। दो बॉडीज के बीच में लगती है नॉर्मल, बॉडीज के बीच में लगती है सेम। ठीक है, याद रखना, फिर से बता रही हूँ, नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते क्योंकि सेम बॉडी पे एक्ट करें। परपेंडिकुलर सरफेस देखो, ये है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, नोट अ फोर्स कौन सा नहीं है? इम्पल्स कोई टाइप का एक फोर्स नहीं होता। ठीक है, अब याद रखना, ही जंप फ्रॉम अ टावर। तो देखो ये सीधा विद लोड ऑन हिज हेड, बट इज दैट क्यों? ये एक वेटलेसनेस, एक फ्री फॉलनेस हो जाएगी तो उसमें फोर्स कितना आ जाएगा? हमारा नेट वेट भी हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप याद रखना, अब हम टेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया।
अब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के बारे में। फिर से याद रख लो, फोर्स जीरो कब होगा, जब वो रेस्ट में हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, उसी कंडीशन में फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब एक आप इससे याद रखना, सपोज कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉक्स इधर है, तो ये नॉर्मल ऊपर फोर्स लगाएगी, ये इधर mg लगाएगा। अब याद रखना जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब एक क्वेश्चन पढ़ो, 3 ब्लॉक विद द मोस्ट, ये दे रखा है, फोर्स बताओ इनके बीच में। आंसर निकाल देंगे सभी, ठीक है। किसके पूछ में फोर्स पूछ रखा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2m, 2m पे फोर्स बता देंगे 5m, आंसर 5m बता देंगे, बट इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, फोर्स जीरो होगा। कब कब जीरो होगा, जब वो रेस्ट में हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अब ये बात याद रखना, टेंशंस एंड नॉर्मल की कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। नीचे वाला सिंपल अपने पास 300 न्यूटन का लगा देगा mg, ये वाला यहाँ पे ये दोनों बंधे हुए हैं तो ये 500 न्यूटन। अब ये वाला 3 4 5 6, तो ये सभी की लगा के करेगा ये 600 न्यूटन। अब आती है हमारी लैमी बाबा की थ्योरम। लैमी बाबा क्या कहते हैं कि अलग अलग फोर्स लग रहे, 3 कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं, तो किसी एक फोर्स की क्या दी मिलेगी, किसी एक फोर्स की हमें वैल्यू पता दी मिलेगी, दूसरे की निकालनी होगी। याद रखना, सपोज करो इनके बीच में θ1 है, इसके बीच में θ, अब मान लो अब मैं कहूँ अगर F1 है, तो देखो इसके साथ वाला ये, इसके साथ वाला, तो ये वाला नहीं है, इसका अपोजिट वाला लेना जिसके साथ ये टच ना हो, तो F1 बाई साइन θ1। अगर मैं F2 की बात करूँ तो F2 के साथ ये है, ये नहीं है, तो F2 बाई साइन θ2 बाई F3 बाई ये वाला ये है, अब दूसरा वाला लेना है साइन θ3। इतना समझ में आ गया। बबली एडिशन याद रखो, अगर बी सेम डायरेक्शन में तो 2b, अगर 60 डिग्री पे तो √3 बबली, अगर 90 डिग्री पे तो √2 बबली, अगर 120 पे तो बबली, और अगर अपोजिट है तो 0 बबली। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लो, इतना समझ में आ गया, हमने टेंशन निकाल ली थी। अब देखो F1 बाई साइन θ1, अब इस अगर ये ऐसे एंगल दे रखा हो तो tan θ निकाल लेंगे, अंडर सिंपल डायरेक्ट में ऐड कर देंगे। अब याद रखना, पता है कुछ क्वेश्चंस दिए मिलेंगे, ये आप अच्छे से समझोगे फ्रिक्शन में। इसमें देखो mg cos थीटा लग रहा है, n का सिंपल फोर्स, ये F इसको दे रहा है, ये देखो इसके तरफ डायरेक्शन है, तो F mg cos थीटा प्लस F sin थीटा,